हेलो दोस्तों, SBI PO का नोटिफिकेशन के लिए आप सभी इंतज़ार कर रहे हो, ये मुझे पता है। लेकिन आप लोगों को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उससे पहले 2 एग्ज़ाम और होगा, जिसका प्री एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। एक है RBI असिस्टेंट मेंस और दूसरा है SBI क्लर्क मेंस। RBI असिस्टेंट में प्री का एग्ज़ाम हो चुका था और रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन मेंस एग्ज़ाम होने से पहले ही देश में लॉकडाउन जारी किया गया। और अगर हम बात करें SBI क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में, तो उसका भी प्री एग्ज़ाम हो चुका था, लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले ही लॉकडाउन किया गया, तो ये 2 एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, तो ये 2 एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, ये आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रेटजी आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आज का स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मैं जो जो बोलूँगा आप लोगों को उतना उतना ईमानदारी से करना होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि 2019 का जो SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो ये पूरा आप देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम बारीकी से इस कट ऑफ को देखें तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ का जो रेंज है वो लगभग 90 से 105 तक गया था। ठीक है, एक आसाम को छोड़कर बाकी सब जो स्टेट्स है उसका कट ऑफ 90 से लेकर 105 तक ही सीमित थे। तो अभी कट ऑफ के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ के लिए एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसको देखकर ही कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है। तो कट ऑफ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उस पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। कौन सा टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या टाइम मिलता है वो हमको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस का जो सेक्शंस होता है उससे 50 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम मिलता है 35 मिनट्स। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन से 40 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मिलता है 35 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उससे 50 क्वेश्चंस, टाइम 45 मिनट्स। और लास्ट जो सेक्शन है वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उससे 50 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम मिलता है 45 मिनट्स। लेकिन रीजनिंग जो सेक्शन है उसमें मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है, 60 है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस का मार्क्स 1 से बढ़कर 2 है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस पेपर, उसका गुड अटेम्प्ट्स कितना रहा था। तो पहले था जनरल और फिनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन, जिसका गुड अटेम्प्ट था 30 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन, जिसका गुड अटेम्प्ट 23 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका गुड अटेम्प्ट था 22 से लेकर 27 तक। और लास्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जिसका गुड अटेम्प्ट 15 से लेकर 20 तक। क्योंकि पिछले साल रीजनिंग का जो पेपर था उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, तो उसका गुड अटेम्प्ट थोड़ा सा लो हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करके हम इस साल
मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, पहला है रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कंप्यूटर को आप फिलहाल साइड में रखते हैं, तो रीजनिंग में बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या क्या आता है वो पहले हम देख लेते हैं। पहले जो मेजर पोर्शन है वो आता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से, उससे 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल रहता है जनरली, और इसका जो टाइप्स रहता है वो है मंथ बेस्ड आता है, बॉक्स्ड बेस्ड आता है, ट्रायंगल सिटिंग, अनसर्टेन लीनियर सिटिंग, कुछ नॉर्थ देखेंगे कुछ साउथ देखेंगे, और जो एसबीआई का बहुत ही फेमस है वो हर साल एक न्यू टाइप डालता है। ठीक है, तो एक न्यू टाइप पजल हम मान के चलेंगे, इस साल भी आएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कोडेड इनइक्वालिटी, 5 क्वेश्चन, कोडेड सिलॉग 3 से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस वो भी कोडेड 5 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट 1 से लेकर 3 क्वेश्चन, और मशीन इनपुट 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कौन सा सेक्शन से कौन कौन क्वेश्चन करना ही पड़ेगा वो हम अब देखते हैं। मस्ट डू क्वेश्चंस कौन सा होगा। तो पहले हमको पजल और सिटिंग से 15 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा विथ 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ये जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस है इसको हमको पहले पिक करके बनाना होगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो है कि एक क्वेश्चन बनाने से हमको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमको बनाना है कोडेड इनइक्वालिटीज़ 5 क्वेश्चंस, कोडेड सिलॉग 3 to 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस कोडेड वाला 5 क्वेश्चंस, और अल्फ़ाबेट 1 to 3 क्वेश्चंस। टोटल हमको 30 क्वेश्चंस बनाना होगा। मार्क्स हम लेके चलते हैं कि 35, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में 2 मार्क्स भी होगा। तो मैं आपको ज़्यादा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। टोटल 60 मार्क्स में आपको 35 मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लॉजिकल पार्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल को थोड़ा सा गिरा देता है, क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैन टू मैन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप श्योर है तो ही लॉजिकल को उठाइए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपका जो डेली टास्क है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डेली टास्क आप लोगों को क्या करना है, 2 पजल बनाना है पर डे। मेंस लेवल 2 पजल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप लोगों को अदर टॉपिक में से 2 टॉपिक को उठाना पड़ेगा और उससे एक एक सेट बनाना पड़ेगा 5 क्वेश्चंस का। और लास्ट में आपको लॉजिकल का 5 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल का एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा करके आसान हो जाएगा। तो लॉजिकल आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, पजल का डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप लोगों को मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए लॉजिकल को उठाना पड़ेगा। तो बैकअप प्लान ऑब्वियसली होना चाहिए आप लोगों के पास। तो ये था हमारा रीजनिंग का पूरा स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्या क्या आता है पहले हम वो देखते हैं। डीआई आता है, एक मेजर पोर्शन डीआई आता है 20 to 25 क्वेश्चंस, और इसका जो टाइप्स रहता है जनरली वो रहता है मिसिंग डीआई जो बहुत पॉपुलर है, एरिथमेटिक बेस्ड डीआई टाइम एंड वर्क से दे दिया, पार्टनरशिप से भी दे सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से दे सकते हैं, प्रॉफिट लॉस से दे सकते हैं, ये आते हैं। एक केसलेट डीआई ये तो ज़रूर आएगा, और इसके साथ एक टेब्यूलर प्लस पाई और बार प्लस पाई और रैडर डीआई भी आ सकते हैं।
तो ये था हमारा डीआई का सेक्शन। नेक्स्ट है स्पीड मैथ्स का सेक्शन। इससे 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो नंबर सीरीज से भी आ सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन से भी आ सकते हैं, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है डाटा सफिशिएंसी। तो ये आप समझ के चलिए कि ये जो डाटा सफिशिएंसी का सेक्शन है, ये सेक्शन से 5 क्वेश्चन आएगा, और ये डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट बेस्ड होगा। जो 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो शायद नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है Q1 Q2, और Q1 Q2 Q3 भी आ सकते हैं, 3 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, और इससे 5 क्वेश्चंस आने की संभावना है। और रेस्ट जो पार्ट बचता है वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम से। और वर्ड प्रॉब्लम से कौन सा टॉपिक कवर करेगा? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए हमारा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 30 मार्क्स स्कोर करने के लिए बनाया गया है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पर DI आप लोगों को फुल 5 क्वेश्चंस अटेंड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर DI में 1 से लेके 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो आप लोगों को स्किप करना है। उससे उलझ के टाइम को वेस्ट मत करना है। ठीक है, क्योंकि हमें फुल मार्क्स स्कोर नहीं करना है, हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो पर DI आप लोगों को 3 to 4 क्वेश्चंस अटेंड करना है। टोटल DI से आप 15 मार्क्स हंसते हंसते उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है DI का जो चार्ट रहता है उससे ऊपर 3 से 4 लाइन का एक इंस्ट्रक्शन होता है जो हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम चार्ट देखकर वो DI बना लेंगे, लेकिन दरअसल वो नहीं होता है। वो जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना, वो ही आपका DI सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रीड वेरी केयरफुली। ठीक है, उसको 30 सेकेंड्स से लेकर 1 मिनट तक पूरा अच्छे से पढ़ना और समझना कि क्या बोला है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बोला है कि डायरेक्ट नंबर दिया है, ये पूरा समझना। ठीक है, उसके बाद DI को सॉल्व करना, देखना DI आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है कि स्पीड मैथ्स से आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। Q1 Q2 टाइप ऑफ क्वेश्चन से आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 बना लीजिए। DS डाटा सफिशिएंसी से आप 3 बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोगों को लगेगा कि आपने ठीक किया, लेकिन वो गलत होने का चांस बहुत है। ठीक है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करके आप 3 से 4 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी से कर सकते हैं इजीली। और वर्ड प्रॉब्लम से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप 5 क्वेश्चंस कर लीजिए। इसके लिए आप लोगों को ये 4 टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है। एक है परसेंटेज, नेक्स्ट पार्टनरशिप, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क। क्योंकि ये 4 टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये 4 टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो ये 4 टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिले तो वो छोड़ना नहीं है, वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 2 टिप्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी पे वीक है तो उसको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर सॉल्व करने मत जाइए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है
कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और वो आपका ग्रिप में आ चुका है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में वीक है तो वो आपका टाइम भी ले लेगा और सॉल्व भी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी को ना उठाना ही बेहतर है। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डोंट गो फॉर शॉर्ट ट्रिक्स, सॉल्व फ्रॉम क्लियर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स को लगाकर आप प्री एग्ज़ाम ऑलरेडी पार कर चुके हो। ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम में आप शॉर्ट ट्रिक्स को मत लगाइए, आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं होता है। उसके लिए आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्वांट का सेक्शन। नेक्स्ट है डेली टास्क। आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको पर डे 2 DI सॉल्व करना पड़ेगा मेंस लेवल का। नेक्स्ट आपको पर डे Q1 Q2 का 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आप लोगों को DS का 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और 5 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का भी पर डे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आने तक आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है मेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है अफेयर्स क्लाउड का PDF। वो आप ख़रीद सकते हैं और फरवरी मंथ से लेकर आप एग्ज़ाम डेट की अनाउंस का जो डेट है, एग्ज़ाम का जो डेट अनाउंस होगा उससे 5 दिन 7 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आप रेगुलरली करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा आप स्टोर मत कीजिए कि कर लूँगा करके ज़्यादा मत बढ़ाइए। रेगुलरिटी मेंटेन करके थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, क्योंकि उससे आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, और स्टैटिक के लिए आप हमारे जो चैनल है उसमें मैं नेक्स्ट मंथ से स्टैटिक थोड़ा थोड़ा करके मैं अपलोड करता रहूँगा। और जो लॉकडाउन चल रहा है उसका जो रीज़न है आप सभी जानते हैं, वो है कोरोना वायरस, जिसको आप कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। उससे लेकर जो करंट अफेयर्स है, उससे लेकर जो ऐप्स है, स्कीम्स है, जो हमारे देश में और स्टेट में जो लॉन्च किया गया है, वो हम मार्च से लेकर वो हम हमारे चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो उसका जो उस वीडियो का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा, तो ये जो मैं 3 सेक्शन बताया, अगर आप थोड़ा ऐड करेंगे इसका मार्क्स तो आप देखेंगे कि 95 से लेकर 100 तक मार्क्स आपको ये 3 सेक्शन से ही मिल जा रहा है। तो इसके साथ आपको और 10 मार्क्स की ज़रूरत है आपका जो सिलेक्शन है वो 100% कॉन्फर्म करने के लिए। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उससे आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, क्योंकि उसमें गलत होने का चांस बहुत रहता है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो बेफिक्र कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश मुश्किल लगता है तो इंग्लिश में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जस्ट 10 क्वेश्चंस कीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि आप हर वीक में 4 मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑलिव बोर्ड सबसे पहले रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसका जो मेंस लेवल का जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है अड्डा 247, इसका भी स्टैंडर्ड है और टेस्ट जोन का भी अच्छा है। और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता,
आपको उसका प्रॉपर एनालाइज भी करना होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक दिन बैठ के पूरा मॉक टेस्ट दीजिए, नेक्स्ट दिन उसका एनालाइज कीजिए और नेक्स्ट दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद 4th डे आप फिर से एक मॉक दीजिए। ये स्ट्रेटजी आपको मैक्सिमम स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ मैं और एक बात बता दूं कि YouTube में DI और पजल का वीडियो देखकर टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर है, जो मेंटर है, वो आप लोगों को एक DI करवाएगा 1 घंटे में। ठीक है, तो आपका 1 आवर में अगर आप खुद से करते हैं तो आपका 5 से 6 DI हो जाएगा। तो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, उसका अप्रोच अगर अच्छा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसका अप्रोच सीख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप वो सीखिए। लेकिन जो आप खुद कर सकते हैं उसको आपको YouTube में देखकर टाइम वेस्ट मत करना चाहिए। इससे आपका जो टाइम है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों को कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है तो मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा चैनल में जो रेगुलर वीडियो आता रहता है उसका अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, और जून मंथ से लेकर हम GA जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। हमारा चैनल में जो दूसरा मेंटर है उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा थोड़ा करके बना दीजिए, वो इससे सम्मत है और हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए